मैं अंकिता चौहान। आज हम लोग आपके साथ हैं अंबेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली में। एक ऐसा विश्वविद्यालय जो अंबेडकर की वैचारिकी से सहमति रखता है और ऐसी सहमति के उनके विचारों को उत्सव की तरह मनाता है। हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान को लगभग 75 वर्ष होने को हैं। उसी के साथ ये उस 75 वर्ष की वर्षगांठ की तैयारी अभी से कर चुका है और उसकी लगातार कई सारी श्रृंखलाओं का आयोजन कर रहा है और उसको उत्सव के रूप में मना रहा है। मेरे साथ आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कुलपति प्रोफेसर अनु सिंह नावला जी हैं। उसके साथ ही हमारे डीन अफेयर्स हैं, तो हमारे प्रोफेसर सत्यजीत सांस्कृत जी हैं। साथ ही हमारे अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर नितिन मलिक हैं। आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। मैं प्रश्नों से शुरू करती हूँ। लगातार अंबेडकर विश्वविद्यालय में जो अंबेडकर महोत्सव है वो लगातार 12 वर्षों से लगातार मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार हमने देखा कि आपने उस अंबेडकर जयंती को एक अंबेडकर महोत्सव के रूप में मनाया है। उसमें कुछ नए आयोजनों का आपने जोड़ा है, कुछ नई चीज़ों का आपने उसमें ऐड भी किया है। उसमें आपने कुछ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, कुछ नुक्कड़ नाटक किए, एक स्मृति व्याख्यान भी किया और उसके साथ ही आपने अंबेडकर की वैचारिकी पर एक सेमिनार भी किया है। तो इन सब के पीछे आपका अपना क्या उद्देश्य है? इन सब के पीछे मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य तो यूनिवर्सिटी जो है बाबा साहब के नाम से है और बाबा साहब की जो विचारधारा है, विचार है और उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन में कंट्रीब्यूशन है, इसकी चर्चा जितनी आज के समय में हो रही है इतनी पास्ट में कभी भी नहीं हुई। और बाबा साहब के नाम से जब भी विश्वविद्यालय बना तो उसके पीछे धारणा यही थी, यही विचार था कि उनकी जो सोच है उसको किस तरह से पाठ्यक्रम में भी लाया जाए और किस तरह से समाज में उसको हम लोगों तक पहुंचाएं। तो ये यूनिवर्सिटी की जो फाउंडेशन है वो इसी बात पे है कि सोशल जस्टिस किस तरह से लोगों को मिला, इक्विटी कैसे मिले, डाइवर्सिटी कैसे लाएं और कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से समझें, समझाएं, जानें और उसका अनुसरण करें। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे पाठ्यक्रम में भी हैं। तो उनकी विचारों को हम हर लेवल पे बच्चों को पढ़ाते हैं, पाठ्यक्रम में भी पढ़ाते हैं, क्योंकि बाबा साहब के नाम से हमारी यूनिवर्सिटी है। तो उनको ट्रिब्यूट देने के लिए हम हर साल जो है उनके बर्थ एनिवर्सरी पे 14 अप्रैल को हम एक लेक्चर सीरीज़ करते हैं जिसका नाम है अंबेडकर मेमोरियल लेक्चर के नाम से। तो ये हर साल हर वर्ष मनाया जाता है और आपको बड़े सुन के आपको अच्छा लगेगा कि इसमें आम पब्लिक भी पार्टिसिपेट करती है। खाली हमारी फैकल्टी, हमारे स्टूडेंट्स या हमारे प्रोफेसर्स ही नहीं हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, तो बाहर के लोग भी करते हैं। तो ये पब्लिक लेक्चर है। ये लेक्चर खाली हमारे अपने लोगों के लिए नहीं है, ये समाज के लिए है। तो इस पब्लिक लेक्चर में बाहर से लोग भी आके पार्टिसिपेट करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं ध्यान करूं तो क्योंकि ज़्यादातर इसका वेन्यू इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में रहता है, इस बार हमने इंडिया हैबिटेट सेंटर में किया। तो वहाँ पे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में जो आए हुए लोग हैं उन्हें भी इस बात की मतलब खबर होता है कि ये यहाँ पे होने वाला लेक्चर है। तो वहाँ के बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं, लोग हैं, वो भी आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। बहुतों को हम जानते भी नहीं हैं, तो जब वो मिलने आते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, तो ये एक तरह से पब्लिक लेक्चर है सबके लिए। जैसे मैंने कहा कि यूनिवर्सिटी का जो एम है वो है कि बाबा साहब के विचार को, विचारधारा को और कॉन्स्टिट्यूशन की एप्रिसिएशन को समझने की बात वो आम पब्लिक तक कैसे पहुंचाई जाए। तो इसलिए हम ये सीरीज़ करते हैं। सिर्फ कोविड के टाइम को छोड़ के, जब 2 साल हम नहीं कर पाए, उसका रीज़न यही रहा कि कोविड पूरे पीक पे था। हालांकि अटेम्प्ट हमने फिर भी किया, हमने स्पीकर्स भी आइडेंटिफाई किए, पर वो समहाउ कर नहीं पाए हम। तो उसके अलावा हर साल हम ये करते हैं। इस साल भी हमने इसको मनाया और क्योंकि G20 प्रेसिडेंसी में यूनिवर्सिटीज़ का खास रोल रहा है, तो जब ये प्लानिंग चल रही थी तो हमारे चांसलर सर जो दिल्ली के
लेफ्टिनेंट गवर्नर भी हैं, उन्होंने सब वाइस चांसलर्स को निमंत्रण दिया कि आप आके बताएं कि आप लोग किस तरह से अपना G20 प्रेसिडेंसी के तहत क्या क्या एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं। तो जब वो डिस्कशन हो रहा था तो एक नेचुरल कोर्स में हम लोगों की तरफ से था कि हम इस बार इसको फेस्टिवल की तरह मनाएंगे। तो 3 दिन का फिर हमने फेस्टिवल मनाया। तो G20 की जो एक्टिविटीज़ हैं उससे इसको जोड़ते हुए हमने ये मनाया। अगला प्रश्न मेरा G20 से ही है। हाँ जैसे जी। अभी AMP ने अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया, और इसके साथ ही आप अभी G20 के जितने कार्यक्रम हैं वो आपकी देखरेख में चल भी रहे हैं। जी। तो ये जो 3 दिवसीय आपने अम्बेडकर महोत्सव मनाया, इसको आप G20 के अंतर्गत कैसे देखते हैं? वो इस तरह से देखते हैं कि जो हमारा G20 के जो आप ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे तो उस ऑब्जेक्टिव्स में हायर एजुकेशन का फोकस, हेल्थ केयर का फोकस बहुत है, और हायर एजुकेशन में एक नेचुरल सी बात थी कि यूनिवर्सिटीज़ का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी था इस डिस्कशन में। तो उसके तहत खाली BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी नहीं, बाकी विश्वविद्यालयों ने भी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया है, और इसका एक नेचुरल कनेक्ट बनता ही था। एजुकेशन और हेल्थ जो है वो फोकस एरिया G20 में हमेशा रहे हैं, और हर G20 की प्रेसिडेंसी में एजुकेशन की बात की ही गई है। तो इसीलिए ये उस तरह से नेचुरली जुड़ता है। तो हमने बहुत सारी बाकी गतिविधियां भी की हैं, बहुत सारे एरियाज़ को कवर किया, जैसे हमने हेरिटेज वॉक भी प्लान किया, और इस तरह से बहुत सारी और एक्टिविटीज़ हैं। तो हायर एजुकेशन का जो हमारा मकसद था कि हम अपनी तरह से बाबा साहब की विचारधारा को कैसे आगे ले जाए, तो इसीलिए हमने इसको उससे जोड़ते हुए इसको फेस्टिविटी मूड में ले जाके किया। अगर आप देखेंगे तो पेंटिंग कंपटीशन में जो बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, और जिस लेवल का जिस क्वालिटी की पार्टिसिपेशन थी, और जो उन्होंने पेंट किया बहुत ही सुंदर, आप ज़रूर देख के जाइएगा। इसी तरह से उन पे जो गोष्ठी हुई, उनकी विचारधारा पे जो गोष्ठी हुई, उस पे भी बहुत सारी बातचीत। एक सरसरी तौर पे बाबा साहब को सब समझते हैं, पर बहुत डीपली उनको समझना तभी हो पाता है जब हम इसको इस सारी चीज़ को एक हाई और ऊपर के लेवल की डिस्कशन पे लेके जाएंगे, तभी समझ पाएंगे। ज़्यादातर गोष्ठियों में, डिबेट्स में, सेमिनार्स में जब बाबा साहब की बात होती है तो हम संविधान से उनको जोड़ते हैं कि वो संविधान से जुड़े हैं, पर वो तो मल्टीफेसेटेड थे। वो तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ही वॉज़ अ रियल यूनिवर्सिटी पर्सन, वो एक्चुअल यूनिवर्सिटी पर्सन थे। हायर एजुकेशन से उनका कनेक्ट इसलिए बहुत ज़बरदस्त है कि इतनी सारी डिग्रीज जो उन्होंने ली, और जो भी वो बात कहते थे या अपने कॉन्सेप्ट रखते थे, या वो किसी भी मुद्दे पे, किसी भी इशू पे, चाहे वो दलित विचारधारा पे था, चाहे वो नेशनलिज्म पे था, चाहे वो फ्यूचर ऑफ इंडिया पे था, जिस भी बात करते थे तो वो रिसर्च बेस्ड बात करते थे, तो वो डेटा बेस्ड बात करते थे। तो वो एसेंशियली एक स्कॉलर थे। एसेंशियली एक स्कॉलर इसलिए थे कि वो जैसे एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होते हैं कि अपनी बात जो है तथ्यों के थ्रू कहना चाहते हैं, तो वो डेटा इंटरप्रिटेशन में बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने हर बात का सर्वे किया, डेटा इकट्ठा किया, उस डेटा के बेस पे, चाहे वो कास्ट की बात थी, चाहे दलित रिप्रेजेंटेशन की बात थी, चाहे पॉलिटिकल इश्यूज़ की बात थी, उस पे वो अपनी रिसर्च किया करते थे। तो वो इसलिए किया करते थे क्योंकि उन्होंने इतनी सारी डिग्रीज बाहर की विश्वविद्यालय से ली, उनको वो ओरिएंटेशन उनका जो था उस लेवल का था। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि बाबा साहब को हम सिर्फ कन्फाइन कर देते हैं और समझने के लिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडर हैं, ड्राफ्ट्स कमेटी के मेंबर थे, पर उससे बियॉन्ड वो बहुत कुछ थे। तो हम उस लेवल की डिस्कशन पे बातचीत करना चाहते हैं, और हर साल हम उस लेवल पे ही बात करते हैं। अभी मुझे एक जानकारी मिली और ये हमारे लिए बहुत सुखद भी है कि आपका जो विश्वविद्यालय है वो आपके कई कार्यक्रमों में
आने वाले जो वक्ता हैं, जो अतिथि हैं, उनको संविधान की प्रतियां भेंट करते हैं, तो इसके पीछे आपकी क्या योजना है या क्या उद्देश्य है? संविधान भेंट करते, अरे संविधान भेंट करना तो एक्चुअली बहुत छोटी सी बात है। हम तो हर फॉर्म में लास्ट टू लास्ट ईयर, मुझे याद है 2-3 साल पुरानी बात है शायद, तो हमने एक पॉकेट कॉन्स्टिट्यूशन दिया सबको, ताकि वो बिल्कुल छोटा सा है, ताकि हैंडी रहे और जब आप कहीं जाते हैं तो आप समझें उसको। संविधान को समझना खाली लॉयर्स का काम नहीं है, जजेस का काम नहीं है, हम सबका है। और जब हम पढ़ेंगे, समझेंगे, जैसे आर्टिकल 1 में कई बार स्टूडेंट से बातचीत करती हूँ, इंटरव्यूज़ में पूछती हूँ, तो इवन जो लॉ का बच्चा आता है, अपीयर हो रहा है, तो आर्टिकल 1 नहीं बता पाता है। तो वो बहुत मन में एज वाइस चांसलर ये लगता है कि अगर लॉ का स्टूडेंट आर्टिकल 1 नहीं बता पाता है तो बड़े दुख की बात है। तो हम चाहते हैं कि भारत का हर बच्चा जो संविधान को इस तरह से देखे, समझे, अपने बैग में रखे। तो हमने वो एक पॉकेट जो कॉपी है वो भी दी अपने बच्चों को, और एक संविधान की एक पूरी फुल फ्लेजेड बुक है, वो भी हमने सबको देने का एक निश्चय कर लिया है, ताकि इसी बहाने बेड साइड पे लोग रखें, इसको रेफ़र करें, समझें, जानें। आज के समय में लोग बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज भी हैं, अवेयर भी हैं, और कोर्ट तक भी जाते हैं। तो वो खुद ही अपने लॉ को समझते हुए इस बात को, अपने ही केस को और अच्छे से समझ सकते हैं अगर हम ऐसा करें तो यही एक मंशा है कि हम सबको वो गिफ्ट करते हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों की मांग भी हो रही है, और वो मांग लगातार हो रही है कि यहाँ पर परिसर में बाबा साहब की मूर्ति भी स्थापित की जाए, तो उसके पीछे आपकी क्या सोच है? बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना, क्योंकि ये हमारा टेम्परेरी कैंपस है, तो इस टेम्परेरी कैंपस में हम यहाँ से मूव आउट कर जाएंगे। हमारा जो नए कैंपसेस बन रहे हैं धीरपुर और रोहिणी में, कैबिनेट नोट रेडी है, तो जल्दी ही कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा। तो हमने वहाँ स्थापना करने का ऑलरेडी प्रोविज़न डाल रखा है। तो वहाँ हम एक भव्य स्टैचू उनका कैंपसेस में लगाएंगे। ये ऑलरेडी प्रोविज़न है, हमारे डिज़ाइन में है ऑलरेडी इसमें। तो ये तो टेम्परेरी कैंपस है, इसमें से हम निकल जाएंगे। यहाँ के विद्यार्थियों की कुछ बातें कि यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग आता है विद्यार्थियों का, उसकी आधे से ज़्यादा फीस है वो माफ़ कर दी जाती है। तो इसके अलावा अन्य कुछ और सुविधाएं हैं जो आप विद्यार्थियों को प्रोवाइड करते हैं? जी, SC, ST, PWD और सिंगल गर्ल चाइल्ड का जहाँ तक सवाल है, जिनको रिजर्वेशन के तहत सारी सुविधाएं मिलती हैं, हम उनसे फ़ी ही नहीं लेते हैं। तो एक तो ये है जो कि बड़ा यूनिक फीचर हमारी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का है। उसके अलावा हमारी फ़ी वेवर की पॉलिसी है, इनकम बेस्ड फ़ी वेवर जो है बाकी बच्चों के लिए है, तो उसमें भी डिपेंडिंग ऑन द इनकम स्लैब्स बना रखे हैं हमने। तो उस स्लैब के तहत जो है हम फ़ी वेवर देते रहते हैं। अर्न वाइल यू लर्न हमारे यहाँ एक और पॉलिसी है, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको हम स्टूडेंट इंटर्न के तौर पे जो है फाइनेंशियल हेल्प देते हैं, और उसमें उन्हें कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में या किसी ना किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व करके उनको फाइनेंशियल मदद करते हैं, ताकि उन्हें जब जैसे वो यहाँ पे हैं तो थोड़ा कुछ वो अपना अर्न भी कर सकें, ताकि अपना फैमिली पे डिपेंडेंट ना रहे। तो अर्न वाइल यू लर्न एक हमारी स्कीम है। फिर EWS के तहत जो बच्चे किसी भी वर्ग से आते हैं पर इनकम कैटेगरी में वो लो हैं, आपको पता ही है उसका सारे जो रूल्स हैं, EWS में हम अलग से बच्चों को फाइनेंशियल बेनिफिट्स देते हैं। स्कॉलरशिप ऑन मेरिट हमारा एक इनिशिएटिव है, जिसमें रिसर्च पर्टिकुलरली में हम बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। हम इतनी नई यूनिवर्सिटी नहीं, क्योंकि 15 साल हुए हैं और छोटी यूनिवर्सिटी भी है, हमारे यहाँ 100 स्कॉलरशिप
फुली फंडेड ऑन द लाइन्स ऑफ UGC JRF SRF है। 100 स्कॉलरशिप्स हैं हमारे यहाँ पे। तो ये 100 स्कॉलरशिप जो इंस्टीट्यूट किए तो सारे अप्रूवल्स होते हुए करते हुए अब हमने इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। तो ये 100 स्कॉलरशिप्स भी हम दे रहे हैं। ये भी एक बड़ा यूनिक एक्सपेरिमेंट हमने अपने यहाँ किया है। बाकी रिसर्च स्कॉलर्स के लिए हमने पहले 8000 उनको मिला करता था, हमने एकदम से डबल किया उसको। अब वो 16,000 पर मंथ मिलता है, जो किसी भी स्कीम में नहीं मतलब फॉल करते हैं। जैसे UGC से जो बच्चा आता है उसके लिए भी एंट्री पॉइंट है। जो बच्चा हमारी स्कॉलरशिप को अवेल कर सकता है मेरिट के बेस पे, वो भी उसे मिलता है। उसके अलावा हर स्कॉलर को हम 16,000 रुपया महीने का देते हैं ताकि वो अपनी रिसर्च कर सके। आपको जान के ये भी बड़ी खुशी होगी कि हमारा जो बजट है उसमें ऑलमोस्ट 38% हमारा बजट जो है वो फ्रीशिप में, फ़ी वेवर में, स्कॉलरशिप में और फाइनेंशियल एड में चला जाता है, जिसमें लर्निंग एनहांसमेंट स्कीम भी एक है। लर्निंग एनहांसमेंट में बच्चों को हम जो है रिम्बर्समेंट देते हैं हर तरह का, तो वो भी इंक्लूडेड है। 38% हमारा बजट इन सब चीज़ों पे जाता है, जिस पे हमें रोक लगाने की बात भी चल रही है कि आप इसको थोड़ा सा करके 25% तक लाए, क्योंकि बाकी जगह इतना भी यूटिलाइज़ नहीं हो पाता है। मैम, यहाँ अम्बेडकर विश्वविद्यालय में जो 85% विद्यार्थी है वो दिल्ली के लिए उसकी सीट आरक्षित होती है, और उसमें भी वो वर्ग है जो हिंदी माध्यम से है, सरकारी स्कूलों से है। केंद्र सरकार का ये दबाव भी है कि आप जो अध्यापन या अध्ययन के जो कार्य हैं वो दोनों माध्यमों में, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में हो। जी जी। तो ऐसे में क्योंकि अम्बेडकर विश्वविद्यालय अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाने वाला विश्वविद्यालय जाना जाता है उस रूप में, तो इस ऐसी स्थिति में आप हिंदी भाषा के लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं, आप उसके लिए क्या कार्य कर रहे हैं जो उन विद्यार्थियों को भी उसमें सम्मानित कर पाएँ? इंग्लिश मीडियम होना अम्बेडकर में एक अर्बन जहाँ भी सिटीज़ हैं वहाँ पे इंग्लिश मीडियम सदा से ही रहा है, तो शायद वो नेचुरल कोर्स में यहाँ भी इंग्लिश मीडियम को रखा गया। हिंदी मीडियम के लिए हमारा प्रयास ये है कि आने वाले समय में हम जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कुछ कोहॉर्ट के लिए हिंदी मीडियम भी करने की सोचते हैं। अभी हमारी स्पेस बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है यहाँ पे, तो वो बैचेस चलाना और ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो नए कैंपस के लिए हमारी पूरी प्लानिंग है। हमारी प्लानिंग बोर्ड की मीटिंग अभी हाल ही में हुई, तो हमने इस विषय को लेके बहुत डिस्कशन किया है, और डिस्कशन के बाद यही हमने समझा है और फाइनल डिसीजन लिया है कि नए कैंपस में स्पेस हमारे पास काफ़ी होगा, तो हम वो बैचेस भी चलाएंगे जहां हम हिंदी मीडियम में ऑफ़र करेंगे। इन द मीनवाइल, इस बीच दौरान में जो हिंदी मीडियम के बच्चे आते हैं हमारे पास, उन्हें फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर तक बड़ी दिक्कत आती है इस बात की कि वो किस तरह से कॉन्सेप्ट्स को समझें, किस तरह से वो इंग्लिश की क्लास में अपने आप को रिलेट कर पाएँ। तो जब बच्चों ने मुझसे बातचीत की कि उन्हें दिक्कत आती है, तो हमने एसेंशली अपनी फैकल्टी को कहा कि आप बाइलिंगुअल बात करें और इन बच्चों की मदद करें। वो तो हम कर ही रहे हैं, पर हमने एक इनिशिएटिव लिया, अवधारणा कोश बनाया हमने। तो वो कॉन्सेप्ट डिक्शनरी है, वो वर्ड डिक्शनरी नहीं है। तो वो कॉन्सेप्ट डिक्शनरी हमने कॉन्सेप्ट्स को ट्रांसलेट करके 1 पेज, कहीं कहीं 2 पेजेस का कॉन्सेप्ट हमने डिटेलिंग की है। हिंदी डिपार्टमेंट में से बहुत मदद की है हमारी, और हमने ये दोनों सेमेस्टर्स के लिए तैयार कर दिए हैं। अगला सवाल मेरा राष्ट्रीय शिक्षा नीति से है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ये जोर दिया जा रहा है कि जो भारतीय भाषाएं हैं, जो स्थानीय बोलियां हैं, अध्ययन अध्यापन का काम उन्हीं में हो। इसके लिए केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार ने एक राज्य भाषा विभाग भी बनाया हुआ है, जिसके तहत कार्यालय जो कामकाज हैं वो उसमें हो। तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न का जवाब मैं सर से लूँगी, जो हमारे कुल सचिव सर हैं, कि एडमिनिस्ट्रेशन जी, जो कार्यालय कामकाज है सर, जो आप पत्र निकालते हैं, जो आप सूचनाएं निकालते हैं, जो आवेदन या नोट्स निकालते हैं, तो उसमें हिंदी को संभव हो पाना, मतलब भाषा का वहाँ एक समाहन होना, उसमें वो संभव हो पा रहा है? हाँ, देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय के आप जितने भी अधिसूचनाएं देखेंगे या जितने भी आप विज्ञापन देखेंगे, तो वो दोनों भाषाओं में होते हैं। ये हमारे को
निर्देश बिल्कुल साफ है हमारी माननीय कुलपति महोदय के कि खाली अंग्रेजी माध्यम में ही विज्ञापन नहीं जाएगा, हमारा हिंदी माध्यम में भी संपूर्ण रूप से विज्ञापन और अधिसूचनाएं दोनों निकलती हैं। तो जो आप बोल रहे हो नई शिक्षा नीति के तहत जो 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 अब आया है, ये पहले से पूर्व से ही यहाँ पे इस विश्वविद्यालय में चल रहा है और आगे भी हम इसके ऊपर में और संयोजन करेंगे। सर, आपका जो पद है यहाँ पर कुल सचिव का, जितनी भी प्रशासनिक गतिविधियाँ हैं वो सारी आपके द्वारा गति पाती है। तो जितने संदर्भों में अभी मैंने मैम से बात की, उन सारे संदर्भों में प्रशासनिक गतिविधियों के रेफरेंस से आपका क्या कहना है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? कुल सचिव का जो पद होता है वो जिस तरीके से परिवार के अंदर में जो मुखिया होता है वो तो कुलपति ही होता है उसके अंदर में, और विश्वविद्यालय एक परिवार ही है। तो जो अभी तक जितनी चर्चाएं हुई, तो जिसमें हमें जैसे दिशा निर्देश मिलते हैं हमारी माननीय कुलपति महोदय के, तो उसको किस तरीके से हमको गति में लाना है और किस तरीके से उसका क्रियान्वयन करना है, वो एक हमारा प्रशासनिक दायित्व है और हमारा उसी प्रशासनिक कार्य भी है। और आप सभी ने देखा होगा, कल मैं कहीं बात कर रहा था, संदर्भ से थोड़ा हट के है, तो कल कहीं कोई चर्चा हो रही थी तो ये भी पता चला कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय वैसे तो 2008 से दिल्ली में स्थापित हो गया था, लेकिन पिछले कई विगत वर्षों में ये आप सभी ने भी नोटिस किया होगा कि आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय जिन ऊंचाइयों पे जा रहा है, समस्त विश्वविद्यालय परिवार के समस्त सदस्य, चाहे इसमें हमारे फैकल्टी हो, टीचर्स हो, या हमारे कर्मचारी साथीगण हो, चाहे हमारे छात्रगण हो, और सर्वप्रथम हमारी जो माननीय कुलपति महोदय के जिस तरीके से दिशा निर्देश चल रहा है, तो आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय दिल्ली जो है अपना एक स्थान प्राप्त कर चुका है, ना सिर्फ दिल्ली के अंदर पर पूरे भारत के अंदर और अब विश्व के अंदर में भी ऊंचाइयों पे अपना पताका फहरा रहा है। अगला सवाल मेरा डीन ऑफ अफेयर्स सर से है, प्रोफेसर सत्यकेतु सर से, कि अम्बेडकर विश्वविद्यालय जो अंग्रेज़ी भाषा के लिए जाना जाता है, वहाँ पर आप हिंदी के विभाग को स्थापित करने के लिए, वहाँ पर कामकाज के लिए, वहाँ पर विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए पुरजोर एक हस्तक्षेप करते हैं और उसको स्थापित भी करते हैं। तो ऐसे में उसी के बीच में वहाँ पर BA होना शुरू, उसका MA शुरू होना, फिर शोध की दिशा में नए नए मार्गदर्शन आप लगातार विद्यार्थियों को, शोधार्थियों को और अपने शिक्षकों को भी दे रहे हैं। तो ऐसे में हिंदी को लेकर आपके पास आगे क्या योजनाएं हैं? मैं अपनी बात कुछ कहूँ, इसके पहले दो पंक्तियों से मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ कि श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो भूल गया था स्वयं सुनने में। इसमें हिंदी विभाग की स्थापना को लेकर और हिंदी में अध्ययन अध्यापन को लेकर पूरा का पूरा श्रेय हमारी माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर अरुण सिंह लाखन जी को जाता है। चूँकि एक विज़न के साथ इन्होंने हिंदी, मैं तो एक माध्यम मात्र हूँ और जो भी दिशा निर्देश मिलता है मैं वो काम करता हूँ। और जो कुछ भी हिंदी, और सबसे बड़ी बात है कि एक हिंदी दिवस हम जो मनाते हैं उसमें यह बात कही जाती है कि हिंदी दिवस में जो कुछ भी बात कही जाती है वो बाहर जाकर लोग भूल जाते हैं। 2 हिंदी दिवस हुए मैडम के आने के बाद, एक हिंदी दिवस में उन्होंने घोषणा की कि हम BA हिंदी शुरू करने जा रहे हैं और 2 महीने के बाद BA हिंदी शुरू हो गया। अगली बार उन्होंने घोषणा की कि हम MA शुरू करने जा रहे हैं और वो MA शुरू हो गया। पिछले 10 वर्षों से जो मैं संघर्ष कर रहा था, उस संघर्ष का कोई मतलब मुझे नहीं दिख रहा था, लेकिन मैडम के आने के बाद जो गति मिली उसमें, और सबसे आश्चर्य की बात है कि हमारी वाइस चांसलर महोदय का जो बैकग्राउंड है वो पूरा का पूरा अंग्रेजी का है और उनकी पढ़ाई लिखाई अंग्रेजी में हुई, दक्षिण में पढ़ाई लिखाई हुई, लेकिन हिंदी के प्रति जो इनका प्रेम है वो प्रेम इस बात को दर्शाता है। मुझे लगता है कि ये एक आधारभूत दृष्टि होगी उनका हिंदी के प्रति लगाव को अगर देखना है तो अंबेडकर विश्वविद्यालय में जैसे हिंदी की गतिविधियां चल रही हैं उसको देखा जाना चाहिए। तो जो कुछ भी है सो वाइस चांसलर महोदय का दिया हुआ है, हम लोग तो एकमात्र माध्यम हैं। सर, आपके सवाल से एक और सवाल निकलता है कि दिल्ली, क्योंकि अंबेडकर विश्वविद्यालय बहुत नया विश्वविद्यालय है, तो आपको ऐसा लगता है कि किसी भी विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ की प्रतिबद्धता ज़रूरी है, ना कि उसका समय? इसको आप मानते हैं? बिल्कुल, प्रतिबद्धता विश्वविद्यालय के लिए तो प्रतिबद्धता जरूरी होती है, लेकिन प्रतिबद्धता तब क्रियान्वित होती है जब आपके पास एक अच्छी लीडरशिप होती है। जब तक परिवार
के मुखिया और उनका एक संपुष्ट विजन सामने नहीं आएगा तब तक आप कुछ हाथ पैर मार सकते हैं, कुछ सही दिशा में विधेयवादी दृष्टि से आप आगे अग्रसर नहीं हो सकते। तो उसके लिए जो मुखिया हमारी हैं, उन मुखिया को ये सारा श्रेय जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हम लोगों ने जो कुछ इस विश्वविद्यालय में जो कुछ भी दिख रहा है वो हमारी कुलपति महोदय का दिया हुआ है। हम लोग तो उस काम को क्रियान्वित करने वाले हनुमान के रूप में अपना सारा कार्य करते हैं। चूँकि सर प्रेस कॉन्फ्रेंस सतीश सवाल मेरा भी है कि मैं और दोनों हम लोग मैंने सुधार्थी के रूप में आए और सच में पिछले 5 वर्षों में जितना विकास किया अम्बेडकर हिंदी के लिए नहीं पूरे विश्वविद्यालय ने जितना विकास किया, अकादमी के साथ साथ साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में जितनी गति आई है। मैम मैंने सुना सर कि मैम ने आपको कहा है कि आप जो नया कैंपस बनेगा उसमें हिंदी का भवन बनेगा और जिसमें हिंदी की विशेष पढ़ाई लिखाई होगी। उसके लिए मैम बहुत बहुत आभार आपका। उस पर आपकी क्या राय है सर, बस ये जानना चाहेंगे। हिंदी भवन मैंने कहा ना कि किसी चीज़ की योजना से नहीं होता है, उसके क्रियान्वयन से होता है। ये पिछली बार ही एक पत्र आया था सरकार से इसमें कि हिंदी भवन बनाने की बात की गई थी, लेकिन वो पत्र आया और पत्र कहाँ चला गया मुझे नहीं पता है। लेकिन एक जैसे परिवार की मुखिया होने के नाते मैडम को हर चीज़ की जानकारी होती है। अगर हमें लग जाएगा कि कोई बात अगर हम छुपाए भी तो बात छुपती नहीं है, इसलिए हम लोग कोई बात नहीं छुपाते। इस बात की जानकारी मैडम को थी और उन्होंने आते ही ये कहा कि जब सरकार की मंशा है, सरकार पैसे देने को तैयार है, तो हम हिंदी भवन क्यों नहीं बना रहे हैं। तो ये प्रपोजल मैडम का था, मैडम ने इसकी घोषणा की है और निश्चित रूप से जो नया बिल्डिंग हमारी बनेगी उसमें हिंदी भवन भी तैयार होगा, जैसे और दूसरे विश्वविद्यालयों में तैयार हुआ। तो ये इसमें मैडम की देख रेख में सारी चीज़ें चल रही। हाँ, इसमें एक बात जो बड़ी ज़रूरी है बतानी, वो ये है कि हिंदी विभाग में रिसर्च का काम पहले से ही चल रहा था, मेरे आने से पहले ही चल रहा था। तो हमारे पास वो कहते हैं ना, जब तक एंथुजियाज़म, कमिटमेंट और दिल से पैशन ना हो किसी चीज़ का तो वो बात बनती नहीं है। तो हमारे पास ऐसी टीम थी, छोटी टीम थी पर बड़ी सुंदर टीम थी और उनका बहुत ही पैशन था कि हम ये शुरू करें। बिगिनिंग में हमने ये सारा कर शुरुआत किया, पर ये सब कुछ जो है अगले लेवल पे तब जाता है जब आप इसकी एक्सेलेंस पे जाते हैं। और मुझे हिंदी डिपार्टमेंट के लोगों की जो टीम स्पिरिट देखती हूँ मैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द अपने ही जो कार्य करते हैं ये, उससे ही ये एक्सेलेंस ले लेंगे। तो इनको बहुत ज़्यादा पेट्रनेज की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही है। जिस पैशन के साथ सारी टीम लगी हुई है हिंदी के लिए, तो ये अचीव कर लेंगे जी। जैसे मैम इस बार 3 दिवसीय जो अम्बेडकर महोत्सव बना, तो इसके बाद अगली आपकी क्या योजनाएं हैं? क्योंकि वो आपने जो 3 दिवसीय किया अम्बेडकर महोत्सव, वो एक सिंबल है हमारे लिए। जी जी। तो उसको पार करना और उसके बाद जाना, तो उसके लिए आपके पास कुछ अभी वर्तमान योजनाएं या जो अभी काम चल रहे हैं और आगे की जो भावी योजनाएं हैं? ऐसे इस पर इतनी इनकरेजमेंट थी और पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छी थी। तो जो हमारी टीम है जो इसको देखती है, उनसे बिल्कुल बातचीत करके इसको अगले लेवल पे लेके जाएंगे हम। और बिल्कुल हम चाहेंगे कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, बाबा साहब की जो फेस्टिविटी होगी उसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन ज़रूर हो। वो मेरा एक सपना है अपनी यूनिवर्सिटी के लिए। उसके लिए हमारी अपनी टीम जो काम करती है वो इस पर ज़रूर काम करेगी एंड वील प्लान इट आउट। यस। मेरा अंतिम सवाल है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वैचारिकी में युवा केंद्र में होती थी, तो यहाँ जो क्राउड आप देखती हैं, जो विद्यार्थी, जो शोधार्थी आ रहे हैं, जो और अन्य जगहों से भी आ रहे हैं कुछ विद्यार्थी, तो उनके लिए आपके पास क्या योजनाएं होती हैं उन विद्यार्थियों को सही रास्ते पर लेकर आने के लिए, या वो सिर्फ उसी रास्ते पर चले उसके लिए? मैं ये कह रही हूँ कि जैसे बाबा साहब के बारे में पता नहीं है ज़्यादा लोगों को, इतना सा ही पता है कि संविधान उनकी देन है और वो पढ़े लिखे थे। तो जब मैं इस विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर बनी तो सबसे पहला काम मैंने किया कि अपनी लाइब्रेरी से
उनकी लिखी हुई सारी पुस्तकें, सारी बुक्स इशू करवाई और 1.5 साल लगा के उन सबको पढ़ा। खाली पढ़ा ही नहीं, उस पर खूब सारा समझा। तो समझते उससे पहले शायद मुझे भी इतना ज्ञान नहीं था, बाबा साहब के बारे में इतना ज्ञान मुझे नहीं था। तो बीइंग दी वाइस चांसलर मुझे समझ आना शुरू हुआ कि ये सब कुछ जो है ये कम्युनिटी में, लोगों में, बच्चों में, हर लेवल पे ये जाना चाहिए। तो ये एक मूवमेंट ज़रूर करनी है जिसमें उनकी विचारधारा जो है वो यंग वंस में तो होनी ही चाहिए, बाकी हर एक को समझने की ज़रूरत है। खाली संविधान तक उनका जो कंट्रीब्यूशन लिमिटेड नहीं है, ये बहुत ज़रूरी बात है जो समझाने की है। तो इस पे भी हम बहुत सारा काम करेंगे। और आपको जैसे मैंने पहले कहा कि बड़े पैशन के साथ बाबा साहब की कोई भी एक्टिविटी होती है, हमारी फैकल्टी, हमारा स्टाफ, हमारे स्टूडेंट्स और कम्युनिटी से भी लोग जुड़ते हैं। तो हम इसका थोड़ा बहुत श्रेय लेना चाहेंगे कि हम कुछ तो कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। जो बातचीत रही वो बहुत सुखद रही, बहुत सारे तथ्यों की जानकारी रही, जो हम इसी के साथ अगली बार फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। धन्यवाद।